हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 10th 11th। बच्चों, यहाँ पे हम 11th के एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। यानी कि हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट। 2 यूनिट हमने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड यूनिट को, जिसमें हम देखेंगे कि कोशिका जीवन की इकाई, है ना। इसमें आपको कोशिका जीवन की इकाई को पढ़ना है, जैव अणु को पढ़ना है और कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन को। ये 3 चैप्टर हम इस यूनिट। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा उसका जीवन की इकाई, यानी कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल ना रहे, है ना, अगर हमारे जीवन में क्या रहे, उसका ना रहे, तो हमारे जीवन का जो अस्तित्व वो बना ही ना रहे, है ना। क्योंकि देखो, हम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जीव है, चाहे एक पादप हो चाहे एक जंतु है, सारे का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कोशिकाओं से मिल। एक पादप है तो उसके भी अंदर क्या है? कोशिका है। एक जंतु है तो जंतु के अंदर भी क्या है? ठीक है। तो हमारी जो यूनिट स्टार्ट है, हम स्टार्ट करेंगे आज थर्ड यूनिट। ये कौन सी यूनिट? थर्ड यूनिट। सभी बच्चे पहले यूनिट डालेंगे कि कौन सी है। तो हमारी जो यूनिट है आज की क्लास में, हम थर्ड यूनिट। इस थर्ड यूनिट का नाम क्या है? देखो, कोशिका। कोशिका। अब इस सेल का, है ना, इस कोशिका का हमें क्या पढ़ना है? संरचनात्मक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी कि कोशिका की संरचना क्या है और कोशिका का क्रियात्मक यानी क्रिया क्या है। क्रियात्मक, यही आपकी थर्ड यूनिट। इस थर्ड यूनिट आपके 3 चैप्टर आते हैं। कितने आते हैं? 3 चैप्टर। आज की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा है कोशिका जीवन इकाई। ये क्या है? कोशिका जीवन की। क्योंकि अगर कोशिका ना रहे, है ना, ये जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स है यानी कि यूनिट ऑफ, ठीक है, अगर ये सेल्स ना रहे तो हम एक जीव है, हमें हमारे एक जीव का निर्माण ही ना हो पाए। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है जैव अणु। क्या पढ़ना है? जैव। और तीसरा इसका चैप्टर है कोशिका चक्र एवं कोशिका चक्र एवं विभाजन। ये कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका का विभाजन क्या होता है, ये थर्ड यूनिट में आपको अपना चैप्टर पढ़ना। तो आज की क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ये चैप्टर यानी कोशिका जीवन इकाई। ये जो सेल्स है ये हमारी जीवन, ठीक है, ये जो कोशिका है, इस कोशिका को हम इकाई कैसे कहते हैं? ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हम बेसिक चीज यानी कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि क्या क्या आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है। फिर पिछली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़े, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है। आज की क्लास में आपको क्या देखना है? ये जो चैप्टर कौन सी है? ठीक है, ये आपका चैप्टर 8 है। ये आपका चैप्टर 8 है। इस चैप्टर का हमें क्या देखना है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ कुछ हम पॉइंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में जाते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट, साइंस साइंस का एक पार्ट होता है, साइंस के एक पार्ट में आपका बायोलॉजी का पार्ट जरूर, बायोलॉजी का एक पार्ट आपका जरूर। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बेसिक चीज देखते हुए चलेंगे। ठीक। अब कोशिका की, है ना, कोशिका की डिफिनेशन क्या होती है, आखिर ये कोशिका होती। तो आप कोशिका की जब आपको डिफिनेशन लिखना होगा, तो आप देखो कोशिका के डिफिनेशन में क्या लिखोगे कि जो हमारी सेल्स होती है ना, ये जो सेल्स होती है यानी कोशिका
शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। एक छोटा सा पूछा जाएगा कि सेल क्या है, आप क्या बताओगे? ये जो कोशिका, ये जो कोशिका क्या है? कोशिका जो है, ठीक है, कोशिका, ये सभी बच्चे मेरे साथ लिखें। कोशिका शरीर की, इसका शरीर संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो क्योंकि ये हमारी शरीर, है ना, ये जो सेल्स है, सेल्स ही हमारे शरीर को संरचना देती है, और सेल्स ही हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, कार्य को, इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका हमारे जीवन या कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसीलिए पूरे में हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन क्या है। तो आपको ये पूरा चैप्टर ये बताएगा कि जो हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण हुआ है, कोशिकाओं का निर्माण है, वो कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन एक कोश की है, कौन बहु है, और ये जो हम सेल्स कह रहे हैं, इस कोशिका का सबसे पहले खोज किया था, केंद्रक है, केंद्रक का खोज किया था, माइट्रोकांडिया है, माइट्रोकांडिया की खोज किसने की? कार्य क्या होते हैं, यानी कि आपको इस चैप्टर के ये सारी चीजों, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ आप इंट्रोडक्शन देखोगे कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या क्या पढ़ने, क्या क्या इसके, तो ये हमारी हो गई सेल्स की डिफिनेशन कि कोशिका जो होती है ये हमारे जीव की संरचनात्मक एवं क्या है, क्रियात्मक ठीक। अब इस सेल्स की जब हम बात करते हैं ना, इस कोशिका की जब हम बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? कोशिका के प्रकार, है ना, क्या पढ़ना है? कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका की जब आप प्रकार की बात करोगे, यानी कि टाइप्स ऑफ जो कोशिकाएं होती है ना, ये संरचना के आधार पे या जीवों के आधार पे कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्या होती है? पहला होगा कैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। पहले को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक का कहते हैं, ठीक है। प्रो का मतलब, है ना, इंग्लिश में भी आप इसको क्या लिखोगे? कैरियोटिक, कैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब, है ना, प्रो का मतलब है पुराना, है ना, यानी कि पुराना, योटिक मतलब जो कोशिका है, यानी इनमें आप क्या देखोगे कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी कि इनमें जो डीएनए है, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट तो होगा, लेकिन ये जो डीएनए होगा, इसमें जो केंद्रक कला होती है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इसमें क्या होगा? अभाव, ठीक। तो ये तो हो गई सेल्स की बात। पहली क्या होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है, कैरियोटिक, कैरियोटिक कोशिका, ठीक। उसका की डिफिनेशन पूछी जाएगी, उसका हमारे जीवन की या कोशिका हमारी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे शरीर को एक संरचना भी दी है ना, कोशिकाओं से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये एक प्रकार का हमें क्या दी है? संरचना दी। क्रियात्मक कैसी है? क्योंकि कोशिका का जो निर्माण है, हमारे शरीर के अंदर जो जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उन सारी क्रियाओं को कौन कर रहा है? एक सेल से।
बात समझ में आई? अब आगे आप क्या देखोगे, जैसे एक जीव का निर्माण होता कैसे, ठीक, कोई भी एक जीव है और उस जीव का निर्माण कैसे होता है। देखो, मानो एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, और यही क्या है, एक कोशिका, ये क्या है, एक कोशिका, और कोशिका को हम क्या कहते हैं, ठीक। अब यही कोशिकाएं, ठीक है, यही कोशिकाएं क्या करेंगी, आपस में एक समूह बना लेंगी, है ना, आपस में क्या करेंगी, समूह बना लेंगी। इन समूह, है ना, इन समूह को हम कहते हैं तक, ठीक है, या टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ के एक समूह बनाती हैं, और उस समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक यानी कि टिश्यू, ठीक। तो कोशिका, ठीक है, एक कोशिका ने क्या किया, बहुत सारे, एक कोशिका ये हो गई, मानो साइड में ये कोशिका हो गई, ये कोशिका, अब ये सारे क्या हैं, अकेले हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, एक कोशिका। क्या बोले, एक कोशिका, क्योंकि ये अलग अलग है। अब यही जो कोशिका है क्या की एक समूह के रूप में आ गई। मान लो 10 बच्चे एक समूह में, 10 बच्चे एक साथ खड़े हैं, है ना, और एक बच्चा एक अकेला खड़ा है, तो जो एक बच्चा खड़ा है उसको हम समूह में कह सकते हैं, नहीं कह सकते, वो अकेला है। अब उसी के पास 2 4 10 बच्चे और आ जाए तो उसको, इसी तरह जो हमारी सेल्स है, अगर एक है तो एक से बहुत सारे जब सेल्स होंगी वो आपस में एक समूह बना लेंगी, आपस में मिल जाती हैं, तो समूह को ही हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक। अब ये जो कोशिका होती है ये दो प्रकार, इसका भी हमने क्या बोला कि ये दो प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। उसका भी कितने प्रकार की होगी, प्रकार की, ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक क्या है, प्रोकैरियोटिक, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, और दूसरा क्या है, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, ये हो गई। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो डीएनए होगा, लेकिन डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या देखेंगे, डीएनए प्रेजेंट होगा। ये चीज आप आगे पढ़ोगे। अब इन्होंने क्या किया, एक आपस में समूह बनाई, समूह से क्या कर लिया, उत्तक का निर्माण किया। अब उत्तक आप देखते हो कि जो ये उत्तक होगा ये पौधों में भी उत्तक है और जंतु में भी। जब अगर आप प्लांट टिश्यू की बात करोगे, है ना, किसकी आप बात करोगे, प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू जो पौधों में जो उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब अगर यही हम जंतु उत्तक की बात करेंगे, है ना, इसकी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की एनिमल टिश्यू की जब आप देखोगे तो एनिमल टिश्यू में जो होती है चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार के होते हैं। जैसे एपिथीलियम टिश्यू, है ना, एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक, में क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। तीसरा है हमारा मसल टिश्यू, मसल टिश्यू को हम कहते हैं हिंदी में पेशी ऊतक। और चौथा हमारा है नर्वस टिश्यू, नर्वस, नर्वस टिश्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक। तो ये जब बहुत सारी सेल्स ने, है ना, ये सारी सेल्स आपस में समूह बनाई, समूह बनाने पे क्या कर दिया इन्होंने, ऊतक का निर्माण। अब यही ऊतक जब ये चारों ऊतक आपस में जुड़े तो ये ऊतक किसका निर्माण कर दिए, अंग का निर्माण, ठीक है। तो इस ऊतक से क्या बना, अंग बना। अब अंग, ठीक है, अंग को क्या कहते हो, ऑर्गन कहते, ठीक है, अंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गन। अब ऑर्गन में जैसे, ठीक है, ऑर्गन की बात करोगे, जैसे हमारा ब्रिक हो, ब्रिक हमारा क्या है, एक ऑर्गन है। अमाशय हो गया, है ना, अमाशय भी हमारा क्या है, एक ऑर्गन यानी अंग है। आंत हो गया, ठीक है, क्या होगा, आंत हो गया। हृदय हो गया, क्या हो गया, हृदय हो गया। और भी हमारा फेफड़ा हो गया, ये सारे हमारे क्या होंगे, अंग हो गए। अब यही जब एक अंग आपस में समूह में जुड़े, है ना, अब यही अंग आपस में समूह में जुड़ेंगे, जब ये समूह में जुड़ेंगे तो एक समूह के रूप में क्या करेंगे, जब इस समूह में जुड़े तो एक समूह के रूप में ये कार्य करेंगे। अब इन अंग से निर्माण किसका हो जाएगा, अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र का। अंग तंत्र को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम।
अब ऑर्गन सिस्टम की जब आप बात करोगे, जैसे पाचन तंत्र, है ना, क्या होगा, पाचन तंत्र, क्योंकि हमारे एक जीव के अंदर ना पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र होगा, क्योंकि हम भी सांस लेते हैं और पौधे भी सांस लेते हैं, पौधों में भी पाचन होता है, हमारे भी अंदर पाचन होता है। परिसंचरण तंत्र हो गया ना, परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के बाद जनन तंत्र, फिर क्या होगा, जनन तंत्र, और जनन तंत्र के बाद क्या होगा, हमारा जो होता है, ये जब तंत्र एक शरीर में है ना, ये सर जब तंत्र मिलेंगे, तो ये जब तंत्र आपस में मिलेंगे, एक साथ ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये क्या करेंगे, एक शरीर का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे, एक शरीर का, यानी कि एक मानव का क्या होगा, ये निर्माण हो जाए, एक शरीर का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। अब हमारे मानव के शरीर में आप क्या देखोगे, जैसे हमारे अंदर सेल्स है, हमारे अंदर ऊतक है, हमारे अंदर अंग है, और हमारे अंदर अंग तंत्र। सेल्स की बात, ये हमारा पूरा क्या है, जो हमारा आवरण घिरा हुआ है, क्या है, कोशिकाएं हैं। ऊतक जो बना है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू, ये सब किससे बने, सेल से मिलकर बने हैं। अंग जैसे वृक्क हो गया, अमाशय हो गया, आंत हो गया, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सारे हमारे अंग हैं। अब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सारी जो तंत्र हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक, ये जो कोशिका है, एक कोशिका ने बहुत सारी कोशिका के साथ समूह बनाई, समूह बनाने के बाद उत्तक बना। बस जब सभी उत्तक आपस में समूह में जुड़े, अंग का निर्माण किए, अंग जब आपस में जुड़े तो एक अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किए। अब यही जब ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित हुआ, एक कार्य को करने लगे, तो हम एक जीव का निर्माण। इसीलिए बोला जाता है, जो सेल्स होती है, सेल की हमारी कोशिका जो होगी, हमारे जीवन, क्योंकि सेल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सेल हमें एक संरचना दी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र को बनाई, श्वसन तंत्र को बनाई, जनन तंत्र को, है ना, ये जितने भी तंत्र हैं, जितने भी अंग हैं, इन अंगों का निर्माण की। अब अंगों के निर्माण के साथ साथ पाचन तंत्र में जो हम भोजन खा रहे हैं, भोजन को पचा रही है, श्वसन तंत्र में जो सांस लेने की क्रिया हो रही है, परिसंचरण तंत्र में जो हमारा अंग ब्लड है, उसका दौड़ा कर रही है ना। जनन तंत्र के द्वारा हम एक नई जाति की उत्पत्ति, बने जाति के अस्तित्व को बना रहे हैं। सर्जन तंत्र के द्वारा जितने भी हमने कुछ खाया और हमारे बॉडी में जो उत्सर्जित पदार्थ है, उसको क्या करिए, बाहर निकाल। इसीलिए सेल्स को हम कहते हैं, जो इसका होगी, वो हमारे जीव संरचनात्मक तथा क्रियात्मक ठीक है, समझ में आ गया। अब मेन बात क्या आती है, ये जो सेल्स है, इस कोशिका की खोज किसने की थी, है ना। ये जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी, देखो कोशिका की खोज सबसे पहले, है ना, ये जो सेल्स है, इस कोशिका की खोज, ठीक है, ये अक्सर एक नंबर में पूछा जाता है, कोशिका की, इसकी खोज, कोशिका की, देखो ये जो कोशिका की खोज है, सर्वप्रथम, है ना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने कितने सन में, 1665 ईस्वी में, है ना, कितने सन में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में क्या की थी, कोशिका की। ये कौन है बेटा, ये हमारे जो रॉबर्ट हुक है, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी सेल्स है ना, ये जो हमारी कोशिका है, ये हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक के साथ साथ क्या है, क्रियात्मक इकाई है ना। तो जो इस सेल्स की खोज की, है ना, सेल्स की इन्होंने खोज की, तो यही हमारे एक जो महान व्यक्ति हैं, जो हम सारे कार्य को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये किसकी देन है, ये कौन है बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहले क्या की, खोज का, कोशिका की खोज की। अब ये कोशिका की खोज कहाँ की इन्होंने, सबसे पहले जब इन्होंने कोशिका की खोज की, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इन्होंने क्या की, कार्क के टुकड़े में,
है ना। क्या किया इन्होंने, लकड़ी की जो काट होती है, किसमें, कार्क का जो टुकड़ा होता है, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, कार्क में, ठीक है, जो कार्क होता है, कार्क जिसको छाल, है ना, जो लकड़ी की छालें होती हैं, तो इस कार्क में इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से देखा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से देखा, और सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद इन्होंने क्या देखा कि नहीं, इसमें तो क्या है, यानी कि, ठीक है। तो ये कब इन्होंने किया था, सन 1665 ईस्वी में, कार्क में, वो भी कार्क का जो छाल होता है, उस छाल में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा, और उन्होंने इसमें देखा तो इनको क्या नजर आया, सेल्स नजर आया। तब इन्होंने क्या किया कि नहीं, सेल्स है, यानी कि कोशिका है। समझ में आ गया। अब इस कोशिका की खोज के बाद एक वैज्ञानिक और आए, इन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने किया। अब एक वैज्ञानिक और आए, जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। अब रॉबर्ट ब्राउन को भी नहीं रहा गया, है ना। जैसे हमारे आसपास कोई भी काम होता है ना, अगर मान लो हम 2 से 3 के समूह में हैं, या कोई भी एक ही काम को करना है, तो हमें रहा नहीं जाता। तो जब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने क्या की, सेल्स की खोज कर ली, तो रॉबर्ट ब्राउन को रहा नहीं गया, बोला कि नहीं भाई, हमें भी सेल्स पे क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो फिर रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, किसी कोशिका पे और अध्ययन किया। देखो, ये जो रॉबर्ट हुक ने थे, क्या किए, एक कार्क की छाल में तो सेल्स की खोज कर ली, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर है क्या, या इसका निर्माण क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ये जो रॉबर्ट ब्राउन जी थे, उनको बहुत ज्यादा इच्छा जागी, है ना। कोई चीज अगर नई चीज की खोज होती तो हमारे भी अंदर होता, नहीं हमें भी करना चाहिए। तो यही हाल इनके साथ हुआ। इन्होंने क्या कि सेल्स पे और अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स हैं, इस सेल्स में क्या पाया है, केंद्रक। क्या है, इन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा बिंदु है, यानी कि एक बीच वाला, भले ही चारों तरफ है, लेकिन उसका एक मध्य बिंदु है, एक न्यूक्लियस है। तो इस मध्य बिंदु को क्या बोला, ये क्या है, केंद्र। तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कि उस कोशिका में केंद्र की खोज कौन किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, कोशिका की खोज। किस कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, कैरियोटिक कोशिका में। क्यों यूकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस का डीएनए है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं। समझ में आया, ठीक है। ये हो गया, यूकैरियोटिक सेल में किसकी खोज हो गई, केंद्र की खोज हो गई। ठीक, अब देखो ये क्या था, जो खोज की गई थी, ये जीवित सेल की खोज नहीं की गई थी, है ना। देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जब कार्क की छाल को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उन्होंने देखा कि नहीं, हाँ इसमें क्या है, सेल प्रेजेंट है। अब उसके बाद जब रॉबर्ट ब्राउन को रहा नहीं गया, उन्होंने भी क्या किया, सेल पे अध्ययन किया। जब उन्होंने सेल पे अध्ययन किया, तो उनमें क्या देखा कि ये कोई सेल्स है, और उस सेल्स के अंदर क्या, उसका न्यूक्लियस। ठीक, ये किस में देखा, यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, कौन थे, एंटो वान ल्यूवेनहॉक। कौन थे, एंटो एंटो ल्यूवेन ल्यूवेनहॉक, ये वैज्ञानिक आए। ठीक है, इन्होंने कितने सन में की थी, इन्हें आए, और ये क्या किए, जीवित सेल्स की खोज। ठीक है, यानी कि जब कोशिका की खोज, है ना, कोशिका की जब खोज हुई, तो जितनी भी वैज्ञानिक थे, मतलब उनके अंदर क्या जगी, इच्छा जगी कि नहीं, हमें भी कुछ अपना मत देना चाहिए, हमें भी कुछ न कुछ। जब सेल्स की खोज, जैसे कोई न कोई एक नया आविष्कार होता है ना, तो धीरे 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 उसकी नकल सब मानने लगे। तो यहीं पे ये भी हुआ था। अब एंटो वान लीवहाक ने क्या किया कि इन्होंने क्या की, सेल्स की खोज की, और उस सेल्स में क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की जीवित कोशिका की खोज। तो आपसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी,
आप क्या बताओगे? एंटो वान ल्यूवेनहाक ने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कहाँ पे की थी? कार्क की छाल में। किसके द्वारा की थी? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अभी जो न्यूक्लियस का भी हुआ है, ये भी किसके द्वारा होगा? न्यूक्लियस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसकी खोज। ठीक। अब क्या हुआ? कोशिका की जब खोज, मानो क्या हुआ? जब कोशिका की खोज हुई, तो कोशिका की खोज होने के बाद वापस से दो वैज्ञानिक आए, है ना। वापस से एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, ठीक है, एक स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक। कौन थे? एक स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक थे। ये जो स्लाइडेन वैज्ञानिक थे, है ना। फिर उसके बाद आता है उसका सिद्धांत। किसकी खोज की गई? उसका सिद्धांत की। आपसे पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत की या कोशिका सिद्धांत, है ना, कोशिका सिद्धांत जिसको कहते हैं सेल थियरी। ये किस वैज्ञानिक ने दिया? देखो, ये जो कोशिका सिद्धांत था, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक और ये जर्मनी के वैज्ञानिक। ठीक है, सन कितने में? 1838। ठीक है, सन 1838 में। कितने सन में? सन 1838 ईस्वी में। एक कौन थे बेटा? जर्मनी के वैज्ञानिक। कौन थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे, है ना। जर्मनी, है ना, जर्मनी के ब्रिटिश वैज्ञानिक। ठीक है, जर्मनी के वनस्पति, ठीक है, जर्मनी के क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक थे। जब क्या हुआ? सेल की खोज हो गई। सेल की खोज होने के बाद जब किसकी हो गई? जीवित सेल की खोज हो गई। तो ये सन 1838 ईस्वी में एक जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब कि वो पेड़ पौधों के अध्ययन की। उन्होंने क्या किया कि सन 1838 में जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, क्या नाम था इनका? मैथियस, ये मैथियस, मैथियस स्लाइडेन नामक, ये मैथियस जेकब, ठीक है, मैथियस जेकब स्लाइडेन, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? सन 1838 ईस्वी, है ना, सन 1838 ईस्वी में क्या किया? पौधे के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में, ठीक है, क्या किया इन्होंने? बहुत सारे पौधों के अध्ययन किया। ने क्या किया? सन 1838 में जितने भी पौधे थे, है ना, ये बहुत सारे पौधों लिए, और उन बहुत सारे पौधों पे क्या किया? अध्ययन किया। और अध्ययन करने पे इन्होंने क्या पाया कि जो, ठीक है, अध्ययन करने पे इन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो पौधों में का निर्माण करते हैं। यानी कि ये सन 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक, कौन थे? जर्मनी के वैज्ञानिक, जिनका क्या नाम था? मैथियस जेकब स्लाइडेन। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे प्लांट लिया, उस बहुत सारे प्लांट पे अध्ययन किया, और अध्ययन करने पे ये देखा कि जो ये सेल्स बनी हुई है, ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, और ये बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं, ये आपस में मिल रही हैं। तो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? ऊतक का निर्माण। क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करती। उसके बाद बेटा एक ये तो हो गए वनस्पति वैज्ञानिक। इसके बाद एक ब्रिटिश के, है ना, इसके बाद क्या है? एक ब्रिटिश की जीव वैज्ञानिक, एक क्या है? स्वान, ये मैथियस स्लाइडिन, है ना। तो दूसरी बार इनके ही बाद, है ना, इनके ही बाद क्या हुआ? एक कौन आए? जीव वैज्ञानिक। कौन आए? जीव वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, है ना, यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव वैज्ञानिक आए जिन्होंने जंतु, सॉरी, प्राणी, ठीक है, जीव वैज्ञानिक तो पूरा आ जाएगा। प्राणी वैज्ञानिक, क्या है? प्राणी वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया? यानी जो जूलॉजी का अध्ययन, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं।
उसके बाद कौन है, एक प्राणी वैज्ञानिक है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, स्वान करके, ठीक है। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का जो नाम था थियाडर स्वान, क्या था, थिया, ठीक है, थियाडर स्वान था, ठीक है, थियाडर स्वान था। ये क्या थे, एक प्राणी वैज्ञानिक थे, क्या थे, एक प्राणी वैज्ञानिक। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जो जीव जंतुओं, ठीक है, जो शरीर होता है, इनका जो संगठन स्तर होता है ना, इनका जो क्या होगा, संगठन स्तर होता है, ये समान होता है, ठीक है, संगठन स्तर जो होगा, ये संगठन स्तर कैसा होगा, समान होता है, ठीक है। ये कौन बना बोला, प्राणी वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे बेटा, ब्रिटिश के थे। देखो, दो दो जगह जगह के वैज्ञानिक, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, क्या थे, प्राणी जगत यानी जूलॉजी के वैज्ञानिक थे, जो जीव जंतुओं का अध्ययन करते थे। उन्हें क्या बोला कि इनका जो संगठन स्तर होता है वो समान होता है। और इसके बाद लाइडेन ने क्या बोला कि जो सभी कोशिकाएं होती है वो समूह में, तो एक साथ मिलकर एक समूह में रहती हैं, और वो क्या कि उत्तक का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोला गया कि कोशिका सिद्धांत दिया गया, क्या किया गया, उसका सिद्धांत दिया गया। लेकिन आगे चल के क्या आए, एक वैज्ञानिक और आए, ठीक है, इसके आगे चल के एक वैज्ञानिक और आए, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, कौन थे, रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। अब ये जब रुडोल्फ विर्चो आए, इन्होंने क्या किया, ये जो स्लाइडेन और स्वान का सेल थियरी वाला सिद्धांत था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया। क्योंकि वो क्या किए थे कि बस इन्होंने ये बताया कि जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलके तो उत्तक बनाती है, और जो इनका संगठन स्तर होता है वो समान होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कोशिका का निर्माण कैसे हो रहा है ना, अगर ये जो नई नई सेल्स आ रही हैं तो ये नई नई सेल्स आई कहाँ से, है ना। ये जो थियरी कोशिका सिद्धांत है, इस कोशिका सिद्धांत पे मानो ये एक सेल्स है ना, ये एक सेल्स है, तो एक सेल से दूसरी सेल्स बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये जो नई सेल्स आ रही हैं, ये सेल्स बनी कहाँ से। तो इन्होंने क्या किया सन 1845 में, कितने सन में, 1845 में, जो स्लाइडिन और स्वान का सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत था, उसको थोड़ा सा अलग किया, और उन्होंने क्या बोला कि जो जितनी भी जीवों का निर्माण है ना, इन्होंने क्या बोला कि ये जो कोशिकाएं बन रही हैं, है ना, क्या बोला कि जो नई कोशिकाएं बनती है, क्या बनती है, जो नई कोशिकाएं या जो नई सेल्स का, ठीक है, नई सेल्स का निर्माण होता है, ये जो नई सेल्स का क्या होगा, निर्माण होगा, ये अपने पूर्ववर्ती कोशिकाएं यानी कि जो पुरानी कोशिका है, जो पहले की कोशिका या जो मातृ कोशिका है, इनसे ही इनका निर्माण होता है। ठीक है, किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, मॉडर्न मॉडर्न थियरी, सेल थियरी, है ना, मॉडर्न सेल थियरी दिया। ठीक, तो इसमें एक नया कोशिका सिद्धांत आया, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो आपसे पूछा जाता है कि जो नया कोशिका सिद्धांत वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो। ये किसने बोला था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बना हो। कौन दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने, कितने सन में, 1845 ईस्वी। तो ये सारी चीजें बेटा आपकी क्या हो गई, बेसिक चीजें। ठीक, अब आपको ये देखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, है ना, अब यही आप देख रहे हो कि ये जो आपको सेल्स दिख रही है ना, ये एक जो सेल्स है, ये सेल्स कैसी है, जीवित सेल्स है। अब इस सेल के अंदर आपको देखो माइटोकांड्रिया नजर आ रहे हैं, गाल्जी काय नजर आ रहे हैं, राइबोसोम, काय, सेंट्रोल, यानी कि जितने भी हमारे कोशिका अंगक है, बीच में इसका ये न्यूक्लियस है ना, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद क्या, इसकी अंतःप्रदेशीय जालिका है ना, ये इसका गाल्जी का, ये माइट्रोकांड्रिया, इसी में इसका राइबोसोम, राइबोसोम के साथ साथ ये जितने भी इसके अंदर इसका क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। तो ये क्या है, एक जीवित सेल है ना, क्या है, अब हमारे अंदर क्या है, एक जीवित सेल्स है। तो जीवित सेल्स की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने दिया था। सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। केंद्र की खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना। उसका सिद्धांत कौन दिया था, तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक कौन थे भाई, थियाडर स्वान थे। और
जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? थैमियस। ठीक है, जो वनस्पति वैज्ञानिक है उस वनस्पति वैज्ञानिक का जो नाम है वह है मैथियस लाइडेन थे। इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को दिया, लेकिन कोशिका सिद्धांत तो दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिकाएं बन रही वो बनी कहाँ से। तो इस चीज को रुडोल्फ विर्चो ने 1845 में दिया कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कोशिका विभाजन होगा, अब ऐसा नहीं कि एक सेल से बनी तो उस सेल्स का विभाजन होगा, तो जो नई नई कोशिकाएं बनेंगी वो कैसे आएंगी, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही, क्योंकि वो पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजन करेंगी, जब विभाजन करेंगी तो नई सेल्स का क्या करेंगी। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। ओके, जैसे बेटा ये क्या आपका सेल्स है ना, अब ये क्या सेल्स है, अब ये सेल्स में हमारा क्या है, डीएनए, यही हमारा जो डीएनए होता है, इस डीएनए को हम क्या कहते हैं, हमारे एक जेनेटिक मटेरियल, हमारी सूचनाएं है ना, एक पीढ़ी से दूसरी सूचनाएं जा रही है, वो सूचनाएं कौन लेके जाते हैं, डीएनए। और ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स। ठीक है, क्या है डीएनए का डबल हेलिक्स। ये तो हो गया आपकी बेसिक चीज। अब आपको ये देखनी है इस चैप्टर के अंदर और भी कौन सी ऐसी हीडिंग है जो कि आपको पढ़। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी आपको सेल ऑर्गनस यानी कि माइट्रोकांडिया, गाल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबो, ये जितनी भी पार्ट हैं, इन सारे पार्ट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करने हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गई। तो अब आपको थोड़ा सा इसका बेसिक देखना है कि इनमें और भी क्या क्या पढ़ना है। ये आप पढ़ लिए। अब इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, इसके पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक्स। क्या पढ़ोगे, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक्सिका, कैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कैरियोटिक, कैरियोटिक, कैरियोटिक्सिका। अब यू कैरियोटिक कोशिका पढ़ोगे, फिर जब यू कैरियोटिक कोशिका बेटा आप आगे देखोगे तो इस यू कैरियोटिक कोशिका के दो पार्ट्स होते हैं। क्या आपको देखने हैं, दो पार्ट्स देखो कि ये किस क्या होती है, एक पादप कोश है ना, क्या होगी, एक पादप कोशिका, पादप, इस पादप कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्लांट, प्लांट सेल, है ना, क्या बोलते हैं, प्लांट सेल। के बाद क्या आएगा, जंतु, क्या पढ़ोगे, जंतु। ठीक है, अब इस जंतु कोशिका को हम क्या कहते हैं, एनिमल। देखो ये जो जंतु कोशिका होगी, ये जितने भी जंतु यानी हम मानव हो गए और जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं में पाई जाएगी। ये पादप कोशिका है ना। अगर आपको ये लिखना होगा तो आप नीचे अभी के लिए शॉर्ट के लिए लिख भी सकते हो, बाकी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये पादप कोशिका में, इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, ये पाए किस में जाएंगे, पेड़ पौधों, है ना, किसमें, पेड़ पौधों में ये पाई जाती। ठीक है, किसमें पाई जाएगी, पेड़ पौधों में। इसके बाद ये कहाँ पाई जाएगी, जीव जंतु, कहाँ पे, जीव जंतुओं। अब जीव जंतु, अजीव जंतु साथ साथ किसमें, जो बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक, ओके। फिर कोशिकाएं में भी आप देखोगे ये क्या होती है, एक कोश की, है ना, क्या देखना आपको, एक कोश की कोशिका क्या है, एक कोश की। ठीक है, एक कोश के साथ साथ बहु कोश की कोशिका क्या होते हैं, जिसका निर्माण एक सेल से होगा उसको एक कोश की, जिसका निर्माण बहुत सेल से होगा उसको बहु की कहते हैं। ठीक, ये कंप्लीट के बाद आप देखोगे, है ना, के बाद आपके जितने भी कोशिका अंग क्या है, कोशिका के अंग कौन कौन से ऐसे हैं, तो आपका कोशिका अंग, है ना, कोशिका अंगक में, कोशिका अंगक में आप देखोगे सबसे पहले, है ना, कोशिका अंगक में आप एक एक पॉइंट्स को, जैसे इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आप कोशिका द्रव्य,
कोशिका द्रव्य देखने के बाद साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के बाद है ना सेल वॉल क्या होता है, ये जो सेल वॉल यानी कि उसका भित्ति है ना, सेल वॉल को क्या बोलते हैं, उसका भित्ति क्या होती है, उसका भित्ति देख लिए। उसका भित्ति के बाद आपकी जो बेटा टॉपिक आती है, आप पढ़ोगे राइबोसोम के बारे में, है ना, किसके बारे में, राइबो बारे में, राइबोसोम। कि जो राइबोसोम जब आप पढ़ोगे तो वहां पे राइबोसोम के आपको दो प्रकार को पढ़ना, दो प्रकार में कौन सा, एक पढ़ोगे 70s राइबोसोम, ठीक है 70s, और दूसरा 80s। तो ये जब आगे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका देखोगे तो किसी में 70s होगा, किसी में 80s होगा, या किसी किसी में 70 और 80s दोनों। ओके, उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम के बाद आपकी टॉपिक आएगी गाल्जी काय। ये गाल्जी काय क्या है, गाल्जी काय की खोज क्या है, ये गाल्जी काय अगर हमारे शरीर में है तो इसके कार्य क्या है। गाल्जी काय हो गया। गाल्जी के काय के बाद अंतः प्रद्रव्य, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, क्या देखोगे, अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में इसको ईआर भी कहते हैं। इसके भी आप प्रकार देखो, है ना, एक आप देखोगे SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक देखोगे RER यानी कि राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये क्या होगी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक क्या होगी, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य, ये आप पढ़ लोगे। इसके बाद इसी चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद पढ़ोगे माइट्रोकांड्रिया, क्या पढ़ोगे, माइट्रो माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ने के बाद आपका इसी में पढ़ना होगा आपको गुणसूत्र के बारे में, है ना, कि गुणसूत्र क्या है, ये गुणसूत्र कितने प्रकार के किससे बने। के बाद आपका आएगा केंद्रक, है ना, केंद्रक जब पढ़ोगे तो केंद्रक के साथ साथ आपको डीएनए के बारे में भी, ये डीएनए की इस चैप्टर की, है ना, इस चैप्टर की बेसिक चीजें आपको देखनी है। इसका सिद्धांत किसने दिया है, नई कोश का सिद्धांत कौन किया है, जीवित कोशिका की खोज कौन किया है, इसका मैकेनिज्म कौन किया है ना, सबसे पहली बार कोशिका को किस देखा, ये सारी चीजें, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक। तो वह आगे की जो बेटा हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये किन में पाई जाती है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसे, ठीक है। ओके, बस आज की क्लास में इतना ही। ये आप बेसिक चीजें अपना क्लियर कर लेना, जो टॉपिक आपको वो भी क्लियर कर लेना, फिर आगे की जो हमारी क्लास होगी यानी अगली क्लास में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक क्या है, कैसे बनी, स्ट्रक्चर, ठीक है।